बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि कल जस्टिस काजी फ़ैसल साहब ने मखसूस सहाफ़ियों की दरख्वास्त पर एक सोमोटो लिया और जिस तरह से वो सोमोटो लिया गया उस पर मैं बात पहले कर चुका हूँ कि सहाफ़ी जाते हैं कमरा अदालत में और जाकर और ज़बानी एक बात करते हैं, वहीं जाकर दरख्वास्त काजी फ़ैसल साहब के सामने रखते हैं। वो जो तरीक़ाकार एक है कि दरख्वास्त दायर होती है, बाकायदा रजिस्ट्रार के पास जाती है, फिर होती हुई चीफ जस्टिस पाकिस्तान किसी बेंच के सामने लगाते हैं, उस तरह से नहीं हुआ और काजी फ़ैसल साहब ने उसके ऊपर ना सिर्फ नोटिस ले लिया बल्कि उसके ऊपर हुक्म भी जारी कर दिया। दरख्वास्त में कहीं भी नहीं बताया गया था कि वो किसको फ़रीक बनाना चाहते हैं, फ़रीक भी खुद ऐड किए काजी फ़ैसल साहब ने। इस सारे मामले के बाद जो मैंने वीडियोस अभी रिकॉर्ड की थी वो तो ये की थी कि उस दरख्वास्त में क्या है, सहाफ़ी ने जो दरख्वास्त दायर किया और ये भी मैंने उसमें बताया था कि जो ऑर्डर है वो क्या है। उन दो चीज़ों पर मैंने दरख्वास्त जो है वो वीडियो बनाई थी, लेकिन उससे बड़ी डेवलपमेंट ये हो गई है कि कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब ने 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है, जो कि सोमवार को बड़ी अहम समाअत करने जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि ये 5 रुकनी बेंच ये चीज़ इस पॉइंट को देखेगा कि सोमोटो इख्तियारात के इस्तेमाल के हवाले से देखेगा और जिस तरह से 2 रुकनी बेंच ने ऑर्डर जारी किया, काजी फ़ैसल साहब ने ऑर्डर जारी किया कि जो केस है वो इसी बेंच के सामने लगाया जाएगा। हालांकि जब भी कोई जज नोटिस अगर लेता भी है किसी मामले का तो वो मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भेजता है कि आप इसके ऊपर बेंच बनाइए, लेकिन काजी फ़ैसल साहब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात खुद इस्तेमाल करते हुए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बाईपास करते हुए उन्होंने ये ऑर्डर कर दिया कि काजी फ़ैसल ईसा साहब के बेंच में ही ये केस लगेगा। ये मैं आपको बता दूं कि जो 5 रुकनी बेंच है इसकी सरबराही जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब खुद करेंगे, जो कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। और ये बहुत जरूरी था कि कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ता बंदियाल साहब इसके ऊपर नोटिस लें। उसकी वजह यह है कि सूरत हाल जो है वो दोबारा हमें तसादुम की तरफ जाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि काजी फ़ैसल ईसा साहब ने जिस तरह से ये नोटिस लिया, जिस तरह से ऑर्डर लिखवाया, जिस तरह से वो रिपोर्टर्स, वो सहाफ़ी जो उनके बड़े क्लोज हैं, वो लोग जो खुद ये दावा करते हैं मार्केट में कि उनका काजी फ़ैसल साहब के साथ व्हाट्सएप पर रब्ता है, फिर इस तरह की बातें सामने आना कि काजी फ़ैसल साहब जो है वो उन्होंने खुद एक मौके पे अपने हामी साथियों को कहा कि फलां मखसूस जो मामला है उसके ऊपर आप मेरे पास दरखास्त लेकर आएं। जब इस तरह की बातें होंगी तो ये क्या आप मैसेज दे रहे हैं लोगों को, और मैं आगे चल के उसके ऊपर भी बात करता हूं। लेकिन इसमें जो 5 रुकनी बेंच है, कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ता बंदियाल साहब इसकी सरबराही करेंगे। इस बेंच में जस्टिस इजाजुल एहसन साहब शामिल हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब शामिल हैं, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद साहब शामिल हैं और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब शामिल हैं। ये 5 रुकनी बेंच है जो सोमवार को बड़ी अहम समाअत करने जा रहा है। ये बेंच किन चीज़ों को देखेगा? ये बेंच देखेगा कि जो सोमोटो इख्तियारात हैं, सोमोटो लेने के वो इख्तियारात क्या कहते हैं, और यही कि क्या इस तरह से कोई जज इस तरह से सोमोटो ले सकता है, फिर वो खुद कह सकता है कि इसी बेंच के सामने लगाया जाए। और इसी तरह से जो तयशुदा तरीकाकार है उसके खिलाफ ये जो ऑर्डर जारी किया गया है, इस ऑर्डर को भी ये 5 रुकनी बेंच देखेगा और एक इस हवाले से क्लैरिटी जो है वो आएगी कि यह भी हो सकता है कि ये 5 रुकनी बेंच इस नतीजे पे पहुंचे कि कोई भी जज ना सिर्फ नोटिस ले सकता है बल्कि नोटिस लेके खुद वो कह सकता है कि मेरे सामने इस केस को लगाया जाए। तो काजी फ़ैसल ईसा साहब एक बार फिर कंट्रोवर्सी में है। सोशल मीडिया पे आप देख लें, मीडिया पे तो जाहिर है उस तरह से बात नहीं होती इस इशू पे, लेकिन मसला क्या है? मसला यह है कि जिस तरह से ये दरखास्त दायर हुई और अगर यही तरीकाकार है कि कोई भी काजी फ़ैसल साहब के पास जाए और जाकर बताए और काजी फ़ैसल साहब उस पर नोटिस ले लेंगे, फिर मैंने तो ये ट्वीट किया था कि सोमवार के दिन जब काजी फ़ैसल ईसा साहब अदालत में बैठे तो वो तमाम लोग, जैसे सानिया मॉडल टाउन वाले लोग हैं, सानिया मॉडल टाउन को कितने 7 साल से ज्यादा हो गए हैं, 7 साल से ज्यादा हो गए हैं और उन 14 शहीदों का एक भी कातिल आज तक अंजाम को नहीं पहुंचा। उन 14 लोगों के, बेगुनाहों के कातिलों में से, मंसूबा साजों में से एक भी ओहदे से बरतरफ नहीं है। सबको तरक्कियां मिल चुकी हैं, सब ओहदों पर कायम हैं, सब अयाशी कर रहे हैं, सब घूम फिर रहे हैं, तो वो 14 लोगों को इंसाफ नहीं मिला। तो सोमवार वाले दिन मैं तो ये कहूंगा कि मॉडल टाउन के जो सानिया मॉडल टाउन के जो लवाकिन हैं वो भी इसी तरह से कमरा अदालत में आए काजी फ़ैसल साहब के सामने कि जी हमें इंसाफ नहीं मिला। उम्मे रबाब चांडियो, सिंध की बेटी जिसके साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, वो भी आए। इसी तरह से आप में से जिसको किसी के मकान पे 20 साल से कब्जा है, 10 साल से कब्जा है, किसी को कोई और जुल्म उसके साथ हुआ है, कोई और नाइंसाफी हुई है, उसको हकूक नहीं मिल रहे, उसको उसका जायज हक नहीं मिल रहा, उसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, वो तमाम लोग सोमवार के दिन आए, दरखास्त लिखें, हाथ से लिखें और काजी फ़ैसल ईसा साहब की अदालत का दरवाजा खटखटाएं, कमरा अदालत में आएं और आकर और काजी फ़ैसल साहब को दरखास्त दें। हम भी तो देखें कि ये ऑफर, ये सहूलत, ये रियायत
ये मेहरबानी, ये शफकत, ये नवाज़शात सिर्फ अपनों पर हैं या ये सबके लिए हैं? अगर सबके लिए तो बहुत अच्छा है। मैं ये बात कह चुका हूं, मैं जुडिशल एक्टिविज्म का हामी हूं। मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेने चाहिए। मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट को ब्यूरोक्रेसी को जो है वो टफ टाइम देना चाहिए, हुकूमतों को टफ टाइम देना चाहिए। अगर हुकूमत कुछ गलत कर रही है, सुप्रीम कोर्ट को जो है इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये काम है कि वो नजर रखें इन चीजों पर। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आपके जो हामी साफी हैं, जिनके बारे में परसेप्शन ये है कि आप उनके साथ व्हाट्सएप पे राब्ते में रहते हैं, और फिर मार्केट में लोग ये दावे भी करते हैं कि आपके साथ वो व्हाट्सएप पे राब्ते में है। कुछ लोग वीडियो कॉल के भी जो है वो दावे करते हैं कि वीडियो कॉल पे बात होती है। तो फिर ये चीजें होंगी तो फिर कैसे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है वो लोगों का एतमाद होगा? और काजी फाइज ईसा साहब ने सिर्फ FIA के एक प्रेस रिलीज के बारे में अपने ऑर्डर में लिखा है, जो ऑर्डर में आपको बताऊंगा कि अदलिया के ऊपर लोगों का एक एतमाद उठ रहा है कि इसका मतलब अदलिया ये करवा रही है। अदलिया पे एतमाद तो लोगों का, मुझसे पूछें एक पाकिस्तानी के तौर पे, मैं कमेंट कर रहा हूं, तबसरा कर रहा हूं उस फैसले के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का काजी फाइज ईसा केस में आया था। अदलिया पे एतमाद लोगों का एहतसाब के वाले से उसी दिन से उठ गया है। पाकिस्तान में आप किसी चौक चौराहे पर चले जाएं, माइक लेकर लोगों से पूछें कि क्या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज का एहतसाब हो सकता है? वो कहेगा नहीं हो सकता। आप पूछेंगे क्यों नहीं हो सकता? वो कहेगा काजी फाइज ईसा केस देख लें। एडमिटेड फैक्ट है कि काजी फाइज ईसा साहब की अहलिया ये तस्लीम करती हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी असास और जदादें हैं, हमारी प्रॉपर्टीज हैं। उनसे कहा गया, काजी साहब से कहा गया कि आपकी बीवी बच्चों ने कहां से प्रॉपर्टीज बना ली? वो कहते हैं बीवी बच्चों से पूछो। बीवी बच्चों से उन्होंने कहा, जजेस के पास मामला गया 10 रुकनी बेंच के सामने, उन्होंने मामला भेजा 7 जजेस ने FIA के FBR के पास। FBR उनकी बीवी से पूछा, रिव्यू में आए और रिव्यू में जजेस ने कहा नहीं आप उनकी बीवी बच्चों से भी नहीं पूछ सकते। तो ये जो फैसला है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट को हर्ट करता रहेगा। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट पर लोगों का एतमाद खत्म कर चुका है, कम नहीं किया, खत्म कर दिया है। पाकिस्तान के लोगों के अंदर ये इस वक्त सोच है कि पाकिस्तान में सबका एहतसाब हो सकता है, सब पे सवाल हो सकता है, लेकिन सबसे सवाल करने वालों से सवाल नहीं हो सकता, सबका हिसाब लेने वालों का हिसाब नहीं हो सकता। सबकी नवाज शरीफ को किस बात पे नायल हुए थे, जो कि दुरुस्त हुए थे, वो जबरदस्त फैसला था कि बेटे से तनख्वाह जो मिलनी थी वो रिसीवेबल जो सैलरी थी वो एसेट में आती है, और एसेट डिक्लेयर करना आइन की मंशा है, आइन का हुक्म है। आपने आइन के खिलाफ वर्जी की है, आपने झूठ बोला है, आपको तायाब नायल किया जाता है। दूसरी तरफ जब जज साहब का मामला आया, उनकी 3 प्रॉपर्टीज का, वहां पे एक तनख्वाह का मामला था जो नवाज शरीफ कहते मैंने नहीं ली। अदालत ने कहा चाहे आपने नहीं ली, लेनी तो थी, मतलब बनती तो थी ना, आपकी रिसीवेबल सैलरी थी, वो आपके एसेट में आती है। यहां पे 3 प्रॉपर्टीज हैं जज साहब की जज साहब की अहलिया की और बच्चों की, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह है कि आप ना जज साहब से पूछ सकते हैं, ना जज साहब की अहलिया से पूछ सकते हैं। तो आप बताएं, जब इस तरह की सूरत हाल होगी और सुप्रीम कोर्ट का एक जज अपने ही जजेस को जवाब दे रही है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपने ही जजेस को, तो फिर तो लोगों के एतमाद पे, फिर आप लोगों का एतमाद तो नहीं होगा ना अदलिया के ऊपर। और एक लोगों का एक प्रेस रिलीज से एतमाद अदलिया से नहीं उठता, लोगों का एतमाद उठता है जब कोई जज जवाब देने से जो है वो इनकार कर दे कि मैं नहीं बताऊंगा कि ये प्रॉपर्टीज कहाँ से आई हैं। बातें फिर आप इस्लाम की हवाले देते हैं, हवाले आप कायद आज़म के देते हैं। कायद आज़म के DHA में 2 प्लाट नहीं थे, कायद आज़म के बच्चों के, कायद आज़म के अपने बैरून मुल्क असासे जदादें नहीं थी जिनकी वो डिक्लेयर ना कर सकें रकम, जिनका वो बता ना सकें उनका सोर्स क्या था। वो कायद आज़म की वो बाहर प्रॉपर्टीज पाकिस्तान से बाहर नहीं ऐसी थी, पता नहीं शायद कोई मैंने तो आज तक नहीं सुनी कि उनकी वो बाहर प्रॉपर्टीज़ हों। तो इसी तरह से जब आप इस्लाम का हवाला देते हैं तो हज़रत उमर फारूक के सामने जब एक शख्स ने खड़े होकर कहा था कि जो हमें कपड़ा मिला उससे तुम्हारा कुर्ता नहीं बना, आपका कैसे बन गया, तो हज़रत उमर ने यह नहीं कहा था कि तुम कौन होते हो मेरे से पूछने वाले, तुम फलाने, तुम ढींगने। जिस तरह से काजी साहब ने किया, हर एक के ऊपर कीचड़ उछाला। वज़ीर आज़म भी गंदा है, सदर पाकिस्तान भी 2 नंबर है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी बदनीयत है, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट भी गलत बंदा है, फलाना भी है, फरोग नसीम टाउट है, फलाना ये है, फलाना ये है। जवाब मैं नहीं दूंगा। तो हज़रत उमर ने जवाब दिया था। हज़रत उमर के बेटे ने खड़े होकर कहा, और हज़रत उमर ने कहा कि मेरे बेटे को जो कपड़ा मिला था उसने भी मुझे दिया और उससे ये कुर्ता बना है। तो फिर जब आप इस्लाम के हवाले देते हैं तो फिर इस्लाम तो ये कहता है कि आप दूसरों पे फिर कीचड़ ना उछालें, दूसरों पे इल्ज़ामात ना लगाएं, आप अपना जवाब दें। जितने बड़े आप मनसब पे बैठे उतनी आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। और जब आप एक ऐसे मनसब पर बैठे हुए हैं कि पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों में से जिसको हुक्म दें वो आपके सामने पेश होगा, जिसको जो चाहें आप कर दें। सुप्रीम कोर्ट के जजेस फांसी की सजा सुना दें, कोई फोरम नहीं है कि उसको कोई फांसी से रोक सके। वो किसी को बरी कर दें, कोई उसको फांसी नहीं लगा सकता। आप लोगों की जिंदगी और मौत के फैसले करते हैं। आप दूसरों के
को अकाउंटेबल करते हैं और आपकी अपनी अकाउंटेबिलिटी की ये सूरत हाल है। तो ये बहरहाल डेवलपमेंट मैंने आपको बताई है कि मुख्तसर आपको दोबारा बता दूं कि ये जनाब आज खुद नोटिस लेने के दायरे अख्तियार के तयन के लिए 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है और ये आज खुद नोटिस लेने के दायरे अख्तियार के हवाले से समाअत करेगा 23 अगस्त को। और काजी फैसल साहब ने 20 को जो नोटिस लिया था तो उस पर तयशुदा जो तरीक़ाकार के खिलाफ उन्होंने हुक्मनामा जारी किया उस पर क्लैरिटी लेने के लिए ये बेंच बनाया गया है। देखते हैं जी सोमवार को क्या होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग समाअत होने जा रही है, बड़ा अहम हफ्ता सुप्रीम कोर्ट में शुरू होने वाला है, उस पर आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।